स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो जैसा कि हम 2026 में होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए एग्ज़ाम स्पेशल लेक्चर के तहत साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके पिछले वर्ष के चैप्टर वाइज प्रश्न पत्रों का हम व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने 23 बहुविकल्पीय प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल किया था और चलिए आज हम 24वें प्रश्न से अगले लेक्चर में इसका व्याख्यात्मक हल करते हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हम भी इसको बहुत लंबा समय तक इसको खींच कर ले जाएंगे और आपके एग्ज़ाम के समय तक सभी विषयों की आपकी पूर्ण तैयारी हो जाएगी। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं आएगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। सिर्फ आपको एक बार में यदि लेक्चर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार घर पर जब भी आप रिलैक्स में हो देखते रहिए, ताकि आपका पूर्ण रूप से जो है ये तैयार हो जाए। तो चलिए हम 24वें प्रश्न से आज इस एग्ज़ाम स्पेशल बैच के दूसरे लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो हमारा 24वां प्रश्न है कि श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों? सिल्वर ऐसे भी श्वेत रंग का होता है, वाइट कलर का होता है, और उसमें क्लोरीन मिलने के बाद भी इसका कलर श्वेत ही रहता है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में उसको रखते हैं तो उसका रंग धूसर हो जाता है। धूसर मतलब मटमैला टाइप का, जिस तरह का जैसे हम लोग गांव देहात में कहते हैं कि ये धूरा उड़ रहा, तो जो डस्ट वगैरह का जो रंग होता है उसी को हम धूसर रंग कहते हैं। तो ये श्वेत सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही आप सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो उसके बाद उसका जो रंग है वो धूसर हो जाएगा। तो ये 2021 के एनुअल एग्ज़ाम में इस प्रश्न को पूछा है और यह क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ इसका आंसर जो दिया है वो ये दिया है कि सिल्वर क्लोराइड का जो सिल्वर है Ag, अर्जेंटम इसका रासायनिक नाम है, इसलिए इसका सिल्वर का संकेत Ag होता है। और क्लोरीन में वियोजन के कारण इसमें क्या होता है कि सिल्वर का रंग पहले ही हम बताए कि श्वेत होता है, लेकिन जैसे ही आप सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl अपने तत्वों में विघटित हो जाता है। इससे सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, इसलिए इसका रंग धूसर हो जाता है। तो विकल्प ए इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो हमारे पास 4 विकल्प दिया है, इसमें से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण के बारे में आपको बताएं कि जब किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो दहन, इसमें भी ईंधन जल रहा, ऑक्सीजन में ही कोई वस्तु जलेगा तो इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है। सांस के रूप में हम ऑक्सीजन गैस को ले रहे हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो श्वसन भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। भोजन का पचना, आप जानते हैं कि जब हम भोजन जब हमारा पचता है, भोजन भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, और ये पचता है तभी जब हमारा ये सांस के रूप में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वह ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा से लाल रक्तकण के द्वारा यह शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो इस तरह से भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन होता है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बिना ऑक्सीजन के भोजन का पाचन नहीं होगा,
तो ये ए, बी और सी तीनों ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। तीनों में चूँकि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बिना ऑक्सीजन के न कोई चीज़ का दहन होगा, जलेगा। बिना ऑक्सीजन के हम सांस भी नहीं ले जा सकते हैं और बिना ऑक्सीजन के भोजन भी नहीं पच सकता है। तो तीनों में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसलिए ए, बी और सी तीनों जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ये जो अवक्षेपण है इसमें ऑक्सीजन हटता है, इसलिए अवक्षेपण यानी विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? यह भी 2021 एनुअल में पूछा है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें विस्थापन अभिक्रिया में इसका आंसर विकल्प सी दिया है। विकल्प सी दिया है। यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर आयरन है, तो यहाँ फेरस सल्फेट बन रहा है। फेरस सल्फेट बन रहा है और चूँकि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील, ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, इसलिए आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर चूँकि आयरन से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। उसका जगह कौन ले लेता है? आयरन ले लेता है कॉपर का जगह और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इस तरह से जो हमारा विकल्प सी है यही विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ लिखा भी है कि विकल्प सी में हम देख रहे हैं कि Fe क्या करता है, ये CuSO4 से SO4 का विस्थापन के फलस्वरूप क्या होता है, FeSO4 का निर्माण होता है। यहाँ पर SO4 का विस्थापन नहीं, यहाँ पर Cu का विस्थापन होता है, का निर्माण होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। अतः यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो आप जानते हैं, यहाँ बिल्कुल आप तांबा देखें, तांबा यानी कॉपर। तांबा जो है वही विस्थापन कर देता है उसके लवण से। यहाँ कॉपर है, सल्फेट है, तो इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को ये लोहा, ये तांबा जो है लोहा द्वारा तांबा का विस्थापन होता है। लोहा तांबा को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। इस तरह से विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। ये 2024 के एनुअल एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा है, तो इस तरह से इसको हमने ये समझा दिया। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये रिपीट है। ये यहाँ देखिए 28 नंबर, 28वां प्रश्न। अभिक्रिया देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको कली चूना भी बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल में डालते हैं, जैसे आप को घर के दीवार की अगर पुताई करना होता है, तो अभी तो वाइट सीमेंट का ज़माना आ गया है, लेकिन आज भी लोग अपने घरों की पुताई जब करते हैं तो वो चूना से करते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो बैग होता है मार्केट से ख़रीद कर लोग लाते हैं और एक नाद में पानी भर के और उसमें इसको डाल देते हैं, और जैसे ही डालते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें चूँकि ऊष्मा पैदा हो रहा है, तो अगर यह रासायनिक अभिक्रिया लिख दे तो आप इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और इसमें चूँकि कैल्शियम और जल का क्या होता है, संयोग होता है, दोनों जुड़ जाता है और जुड़ करके ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस तरह से ये संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ चूँकि दोनों का संयोग हो रहा है, दोनों जुड़ के, और एक यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमें संयोजन अभिक्रिया का अगर परिभाषा देना होगा, प्रश्न पूछ दे कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक समीकरण की सहायता से इसे स्पष्ट करें, तो आप जवाब दीजिएगा कि जब दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग कर एकल उत्पाद या एकल प्रतिफल का निर्माण करते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है।
तो चूंकि यहाँ दो अभिकारक है, दोनों मिल करके और एक सिंगल एकल उत्पाद एकल प्रतिफल बना रहा है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दो यौगिक CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, इसी को यहाँ व्याख्या किया, आपस में संजोग कर एकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला एक सिंगल, इसी को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, मरकी चूना यहाँ लिखा है, बनाता है। यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद हम चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। 2022 एनुअल का यह प्रश्न है। तो सीधा जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। जल के एक अणु है का ये अणुसूत्र है और इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन परमाणु है और ऑक्सीजन के एक परमाणु है यहाँ, तो परमाणु उपस्थित है। अतः H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन का पहले 2 होगा, अनुपात ऑक्सीजन का 1 होगा, तो 2:1, यानी बी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद हम चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको याद करना पड़ेगा। तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो पीला होता है, ये याद कर लीजिए इसको। चूँकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए आपको हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है, याद कर लीजिए इसको। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 31वां प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि एक तत्व का ही सिर्फ विस्थापन होता है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया है, MgCl2 और Cu, तो B इसका सही आंसर दिया है। AgNO3 एक्वियस सॉल्यूशन है और इसमें कॉपर को जब मिलाया जाता है तो कॉपर को मिलाने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर कॉपर ये सिल्वर को हटा देता है, सिल्वर को विस्थापित कर देता है कॉपर। तो कॉपर जब सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्यों? क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस तरह से हमारा विकल्प B आंसर होगा कि सिल्वर नाइट्रेट से में अगर हम कॉपर का अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर क्या करेगा? ये अर्जेंटम यानी आपको सिल्वर को हटा देगा। तो इस तरह से B विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? यह बिल्कुल सिंपल सी बात है कि किसी रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाईं ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर हो तो वैसे रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए Pb प्लम्बम लेड है, ये लेड 1 है, यहाँ Pb 1 है। ऑक्सीजन 3 दूना 6, यहाँ 1 अदू 3 अदू 5, ये D में, तो D इसका सही आंसर है। यहाँ दे रहा है तो इसको आप मिला लीजिए, 2 2 4, और यहाँ चूँकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये कितना है? 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आंसर लिख रहा है ये आपको समझ से परे है, ये इसमें ये आपको संतुलित नहीं है। जो संतुलित नहीं है वो जवाब देना है। तो ये देख रहे हैं यहाँ Pb 1 है, Pb 1 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन देखिए यहाँ नाइट्रोजन 1 है, एक भी कोई अगर नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि यह संतुलित है। तो इस तरह से हमारा जो ये D विकल्प है ये सही उत्तर है। ये बाकी 3 जो है से संतुलित है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखिए पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3 दूना 6, ये भी संतुलित है।
यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया और ये 2 से क्लोरीन में गुना, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो डी विकल्प हमारा सही इसका आंसर होगा। यही संतुलित नहीं है, नहीं है हमको चुनना था और ये 2023 एनुअल में पूछा। अगला प्रश्न, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। तो आयनों का जो आदान प्रदान होता है, मूलक का आदान प्रदान, तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो आयनों के आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं सोडियम सल्फेट, यहाँ है बेरियम क्लोराइड, यहाँ ये जो सल्फेट देख रहे हैं ये आयन है, जो क्लोरीन देख रहे हैं ये आयन है। तो ये बेरियम के साथ क्लोरीन है तो, और सोडियम के साथ सल्फेट है। तो देखिए यहाँ बेरियम के साथ ये वाला सल्फेट आ जाता है और ये क्लोरीन जो है ये किसके साथ, सोडियम के साथ चला जाता है। तो यहाँ पर जो ये आयन है या इसी को मूलक भी कहते हैं। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मूलकों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे भी आप द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर Ba2+ आयन है और यहाँ पर SO4- आयन है। तो कि अभिक्रिया से BaSO4 बनता है। तो हमारा विकल्प बी जो है सही आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 34 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ है जिसको जलाने के बाद उससे जो ज्वाला है, जैसे आप मोमबत्ती जलाए तो ऊपर वाला जो आग का भाग होता है उसी को ज्वाला कहा जाता है। तो कोयला को जलाइएगा तो ऊपर आग का ज्वाला नहीं उठता है। तो ये कोयला इसका सही जवाब हो जाएगा, जो बिना ज्वाला के जलता है। तो मोमबत्ती भी जलाइएगा तो फिर ऊपर वाला भाग जो आग का जलता हुआ भाग ज्वाला रहेगा। मीथेन गैस भी जलाइएगा तो ज्वाला रहेगा, केरोसिन भी जलाइएगा तो ज्वाला रहेगा। सिर्फ कोयला को जलाएंगे तो आपको पीला, लाल पीला टाइप का कलर का आग दिखेगा, लेकिन उससे जो लपट निकलता है यानी ज्वाला जो निकलता है वो नहीं निकलेगा। अब हम चलते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में क्या होता है, 6 कार्बन परमाणु होते हैं, 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सेम चीज़ यहाँ रिपीट है PDF में। अब 36वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना। तो ये जब ये वाला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्लियर है। इसी को हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ खरिया, जब खरिया को गर्म किया जाता है तो कली चूना का निर्माण होता है। यहाँ खरिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म करेंगे तो फिर ये बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और इसी चूना से वो हम पानी में मिलाकर दीवार की पुताई करते हैं। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा। अब आप समझ लीजिए एक नया नाम और आ गया। अगर पूछ दे कि कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है तो CaCO3। यदि आपसे पूछ दे चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है तो CaCO3। अगर आपसे पूछ दे खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है तो CaCO3। और यदि आपसे पूछ दे संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है तो CaCO3। तो कभी संगमरमर पूछ देगा, कभी खरिया लिख देगा, कभी कैल्शियम कार्बोनेट लिख देगा, कभी चूना पत्थर लिख देगा। तो चारों में से कोई नाम से पूछेगा, आप CaCO3 ही आप अपना उत्तर दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित? सीधा संतुलित समीकरण हमको देखना है तो हमको तीर के चिन्ह को जो देख रहे हैं इसके बाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या
और तीर के चिन्ह के दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो समीकरण संतुलित होगा। ये 2024 एनुअल में पूछा है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो ये क्या है? संतुलित नहीं है, हमें संतुलित चुनना है। यहाँ देखिए जिंक जो है 1 है, यहाँ जिंक 1 है, जस्ता हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। यहाँ दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन होगा वह सही होगा। ये बी ऑप्शन हमारा संतुलित है और बाकी 3 जो है वह असंतुलित है। और अब हम इस बहुविकल्पीय प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं और आप समझ लीजिए कि ये पिछले 15 वर्षों में जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हो या एनुअल, 15 दूना 30 वर्ष इसको आप कहिए, आपको इस फर्स्ट चैप्टर से, साइंस के फर्स्ट चैप्टर से ओनली 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा है। इसलिए 38 क्वेश्चन यदि आप 2 बार 3 बार वीडियो को एक बार में नहीं याद हो, 3 बार 4 बार देख करके, और यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो एक भी इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वह आपका नहीं छूटेगा। इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें पूरा कंसेप्ट आ जा रहा है। और चलिए लास्ट करते हैं। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसा होता है? चमकीला और उजला होता है। ये तो पहले ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट में हम बताए हुए हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो वह चमकीले श्वेत चमक के साथ यह जलती है। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर चमकीला उजला चकाचौंध करने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। चकाचौंध करने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी के कारण आपको सलाह दिया जाता है कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को आप जलाइए तो यह प्रयोग किसी शिक्षक की उपस्थिति में कीजिए और अपने आँखों पर चश्मा लगा लीजिए, क्योंकि जब इससे चमकीला उजला चकाचौंध करने वाला प्रकाश निकलेगा तो आपको कलर ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन का खतरा हो सकता है। इतना चमकीला चमक के साथ यह जलती है मैग्नीशियम का फीता। ऐसे भी देखते हैं आप वेल्डिंग मशीन वाले को, जब वेल्डिंग करते हैं तो वो क्या करेंगे कि 2-3 चश्मा लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपको चकाचौंध करने वाला वहाँ पराबैंगनी प्रकाश जो है से निकलता है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में पूछेगा, इसके बाहर से नहीं पूछेगा। तो आप इतने ही को पढ़िए, बहुत ज़्यादा आपको अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। और कल हम इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न को समाप्त करेंगे और तब दीर्घोत्तरीय प्रश्न को समाप्त करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का पूरा सिलेबस भी आपका पूरा हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए अंतिम बार फिर आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 1-2 सब्सक्राइब वाल्मीकि तो हमारे सामने में ही सब्सक्राइब कर लिया था और लगता है कि उसके बाद में उत्सव वगैरह कहीं किया होगा। तो इस तरह से जो बाकी है सब लोग आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस का चैप्टर समाप्त हो जाता है, एक चैप्टर, तो हम दूसरे विषय मैथ्स वगैरह है या अदर सब्जेक्ट का हम जो है फर्स्ट चैप्टर का जो PYQ है, पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसका व्याख्यात्मक हल करेंगे। तो चलिए आज का हम जो ये एग्ज़ाम स्पेशल लेक्चर है इसको यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।